बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक इबरतनाक सच्ची कहानी है। शाम का वक़्त था। एक कब्रिस्तान में दो नौजवान खड़े कब्र की खुदाई करवा रहे थे। एक का नाम आसन और दूसरे का नाम जैन था। यह कब्र इनके दोस्त राशिद की थी। आसन राशिद का कज़न भी था, जबकि जैन इन दोनों का दोस्त था। एक हफ्ते बाद राशिद की शादी थी, लेकिन ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर राशिद का कत्ल कर दिया गया था। जिस घर में खुशियों का माहौल था, वहाँ गम की चादर बिछ गई। राशिद के माँ बाप तो जैसे जिंदा दरगोर हो गए हों। नई ज़िंदगी शुरू करने की तैयारियां छोड़कर लोग राशिद की तदफीन की तैयारियां कर रहे थे। इस घर में तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। गोरकन ने कब्र की खुदाई मुकम्मल की और इन दोनों लड़कों से कहने लगा, ये लो बेटा, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज़ दे लेना, मैं ज़रा अपनी झोपड़ी में आराम कर लूँ। ये कहकर गोरकन चचा अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिया। आसन ने कांपते हाथों से अपने घर फ़ोन की मिलाया और पूछने लगा कि मैयत आने में कितनी देर है। वो ये कहकर रो दिया, क्योंकि इन तीनों में आपस में गहरी दोस्ती थी। आसन गम से निढाल था। दोनों कब्र के पास खड़े थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जैन अपनी ही सोचों में गुम था। आसन ने इससे बुलाया तो वो जैसे चौंक पड़ा। एकदम कहने लगा, रात के वक़्त कब्रिस्तान में किस कदर खौफ आता है। ये मुर्दों की हिम्मत है जो यहाँ पर रह पा रहे हैं, वरना जिंदा इंसान तो खौफ के ही मर जाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैसे फरिश्ते मुर्दों से हिसाब करते होंगे और कैसे वो कब्र में आते होंगे। वो बहुत हसासियत से बातें कर रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर बेल बजी। वाइब्रेशन हुई। वो एकदम डर गया और मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सीधा कब्र में जा गिरा। आसन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, क्योंकि जैन की आदत थी कि वो बहुत शरीर था, लेकिन उसमें उसका कोई कसूर न था। कहने लगा, मेरे हाथ से छूट गया, ज़रा मदद तो करो, मैं अपना फ़ोन उठा लाऊं। ये कहकर वो राशिद की कब्र में उतरा और अपना फ़ोन उठाया, जो कि मिट्टी से भर चुका था। फिर आसन की मदद से वो बाहर निकल आया। उसके बाद आसन दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। अब ये दोनों राशिद की मैयत लाने का इंतज़ार करने लगे, मगर जैन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। इस कब्र के करीब पड़ी 4 स्लेबों पर आसन के करीब आया और कहने लगा, आसन, क्या तुम ये स्लेबें एक एक करके अकेले उठा सकते हो? आसन ने कहा, हाँ, मगर क्यों? तब जैन ने उसे कहा, मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊँगा, तुम ऊपर से ये स्लेबें रख देना। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कब्र में क्या होता है। और जब इंसान के ऊपर स्लेबें रख दी जाती हैं तो क्या माहौल होता है। आसन का इसकी बात सुनकर खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। उसे डांटने लगा, यार, तुम यहाँ भी शरारत का सोच रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता? और अगर इतनी देर में जनाजा आ गया और हम पकड़े गए तो सब क्या सोचेंगे कि अपने दोस्त की कब्र के साथ ऐसा मजाक कर रहे हो। ना बाबा, ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। जैन ने उसे मनाना शुरू कर दिया कि बस कुछ ही देर की तो बात है। आसन ने उसे लाख मना किया, लेकिन जैन कहाँ बाज आने वाला था। कहने लगा, अच्छा, ये मेरी आखिरी शरारत होगी, इसके बाद कभी कोई शरारत नहीं करूँगा, फिर तुम याद करोगे मेरी शरारतों को। जैन के मनाने पर आसन मान गया और जैन बिल्कुल बेखौफ होकर राशिद की कब्र में उतर गया और अंदर बैठ गया। उसके बाद एक एक करके आसन ने स्लेबें रखना शुरू कर दी। 3 स्लेबें रखने के बाद आसन जब चौथी स्लेब लाया तो जैन कहने लगा, तुम्हारे ऊपर मिट्टी न डाल दूं? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, डाल दो, तुम्हें इजाज़त है। उसके बाद आसन ने चौथी स्लेब कब्र पर रख दी और दूर जाकर बैठ गया। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था कि कहीं जनाजा लेकर आ गए तो क्या होगा। ये सोचकर वो एकदम उठा कब्र के नज़दीक गया और जैन को मैसेज किया, कहो तो अब उठा लूँ स्लेबें, लेकिन जवाब ना आया। उसने कुछ देर इंतज़ार करने के बाद दोबारा मैसेज किया, मगर कोई जवाब ना आया। उसके बाद आसन ने जैन को कॉल की, जिस पर ऑपरेटर की आवाज़ आई कि आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अब आसन डर गया कि कहीं जैन को कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचकर उसने स्लेबें उठाना शुरू की।
لیکن اس سے نہیں اٹھ سکی۔ یہ وہی سلیبیں تھیں جو کچھ وقت پہلے اس نے اکیلے اٹھائی تھی، مگر اب ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مارے خوف کے وہ گورگن کے پاس کی جھونپڑی کی طرف بھاگا اور انہیں ساتھ آنے کو کہا۔ جب قبر پر پہنچے تو گورگن نے پوچھا، جنازہ تو نہیں آیا؟ تب آسن نے انہیں سارا معاملہ بتایا۔ گورگن کے بھی ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی سلیبیں اٹھانا شروع کی، لیکن یہ کیا، ان دونوں سے مل کر بھی سلیبیں نہیں اٹھیں۔ آسن رونے لگا۔ روتے روتے اس نے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا اور سب کچھ بتا دیا۔ آسن کا بڑا بھائی جلدی جلدی قبرستان آ گیا۔ اتنی دیر میں آسن غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ آسن کا بڑا بھائی قبرستان پہنچا اور اس نے سارے معاملے کا جائزہ لیا۔ جو کچھ گورگن کو پتا تھا اسے بتا دیا۔ گورگن کے دماغ میں بھی ہزاروں سوال اٹھے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے راشد کے لیے جلدی جلدی نئی قبر تیار کی۔ آسن کے بڑے بھائی نے زین کے گھر والوں کو اس واقعے سے مطلع کیا اور اپنے گھر میں فون کر کے بتا دیا۔ اس واقعے کے بعد تو جیسے کوہرام مچ گیا۔ ابھی تک آسن بے ہوش تھا۔ زین کے گھر والوں کے دماغ میں کئی سوال تھے کہ کہیں آسن نے زین کو قتل نہ کر دیا ہو، لیکن یہ باتیں تو تب درست ثابت ہوتی جب اس کی قبر کو کھولا جا سکتا۔ اس پر رکھی سلیبیں تو 10 آدمیوں سے بھی نہیں ہل پا رہی تھیں۔ یہ تو اللہ کے معاملات میں گستاخی کا نتیجہ لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آسن کو ہوش آ گیا اور اس نے سارا معاملہ بتا ڈالا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، آخر یہ سلیبیں اٹھتی کیوں نہیں؟ زین تو بالکل صحیح سلامت تھا، پھر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ راشد کو دوسری قبر میں دفنانے کے بعد سب نے کوششیں کی کہ کسی طرح زین کی قبر کو کھولا جا سکے، مگر کچھ ممکن نہ ہو سکا۔ یہ زین کی شرارت کا عبرتناک انجام تھا۔ اس واقعے کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن آسن کو زین کے آخری الفاظ ہر وقت یاد آتے تھے۔ یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کوئی شرارت نہیں کروں گا، تم یاد کرو گے میری شرارتوں کو۔ اور پھر اس نے آسن کو یہ تک کہا تھا کہ میرے اوپر مٹی ڈال دو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ الفاظ سوچ کر وہ چیخ کر روتا، لیکن اسے قرار نہ آتا کہ کیسے مذاق نے ایک انسان کی جان لے لی، اور مذاق بھی قبر سے۔ اس آخری منزل کا سوچ کر بھی ایک گھر بیٹھے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیسا انسان تھا کہ قبر میں زندہ اترتے ہوئے اس کو خوف نہ آیا۔ دراصل قبر دنیا سے پردے کا دوسرا نام ہے، اور اگر اسے ہی بے پردہ کرنے کی کوشش کی جائے تو انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری اسٹوری، سبق آموز کہانی۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔